एपिसोड की शुरुआत एक सुहाने सवेरे और चिड़ियों की चहक से होती है। हम देखते हैं कि रूडियस अपने कोजी बिस्तर में सोया होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अपनी दूसरी बीवी रॉक्सी को देखता है। रूडियस सोचने लगता है, मेरे आगे एक गॉडेस है जो पीसफुली लेटी हुई है। रूडियस अपनी बीवी को एडमायर करता हुआ प्रे करता है, जिसके तुरंत बाद उसके अंदर का ठरक जाग जाता है। वो चादर हटाकर रॉक्सी के बदन को देखता है। वो हर बार हैरान हो जाता था कि कैसे रॉक्सी हमेशा इतनी ही यंग दिखती है। रूडियस के मन में बातें चल रही होती है, हम दोनों ने ही बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं खुश हूँ कि हमने शादी कर ली। पर क्योंकि उसे दोबारा जल्दी ही टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए एक और राउंड की आशा करके वो रॉक्सी को जगाता है। रॉक्सी उठती है और वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। रॉक्सी चादर खींचते हुए कहती है, क्या हुआ, सुबह सुबह ऐसे क्यों देख रहे हो? रूडियस कहता है, वो मैं बस सुबह की सुनहरी किरणों में तुम्हारे चांदी से बदन को निहार रहा था। रॉक्सी बोलती है, तुम भी ना, चलो जल्दी उठकर तैयार होते हैं, अब तक तो सभी उठ गए होंगे। ये बात सच थी। कभी वीरान और गमगीन पड़ा ये घर अब रंगीन और हलचल भरा हो गया था। सेल्फी अपनी लूसी के साथ खेल रही होती है जब रूडियस आकर उसे ग्रीट करता है। फिर वो झुककर लूसी को भी गुड मॉर्निंग कहता है। रूडियस सोचता है कि कैसे उसकी बेटी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है। सेल्फी का भी पोस्ट चाइल्ड बर्थ पीरियड खत्म हो चुका है और अब मदर और बेबी दोनों हेल्दी है। रूडियस और सेल्फी अपनी बेटी की क्यूटनेस की तारीफें करने लगते हैं, जिसके बाद रूडियस सेल्फी को हक कर लेता है। तभी रॉक्सी दरवाजे से झांकती है, जिसे नोटिस करके सेल्फी उसे भी ग्रीट करते हुए पूछती है, बताओ रॉक्सी, कल रात रूडियस कैसा रहा? रॉक्सी हिचकिचाते हुए कहती है, वेल हमने काफी मजे किए, रूडियस काफी जेंटल था। सेल्फी हंस देती है। रूडियस वहां से जाता है और देखता है कि नॉर्न उसकी माँ का ध्यान रख रही होती है। वो रूडियस से कहती है, गुड मॉर्निंग भैया, वैसे मैंने रुईजेट की कहानी कंप्लीट कर दी, आप चेक करना चाहोगे? रूडियस हाँ कहता है। दरअसल रूडियस ने सुपर ड्रेस पर लगे लांछन को मिटाने के लिए एक किताब लिखना शुरू किया था, जिसे अब नॉर्न पूरा कर रही है। इसके बाद रूडियस अपनी मॉम को भी ग्रीट करता है, पर वो उसे नहीं पहचानती। वो नॉर्न को देखकर उसे ही सहलाने लगती है। जेनिथ की मेमोरी नहीं लौटी थी। तभी वहाँ चेयरफुल आयशा उन सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। आयशा अपने भाई और भाभीियों को गुड मॉर्निंग कहती है। पीछे से लिलिया भी आती है, वो भी उन्हें ग्रीट करती है। लिलिया और आयशा उस घर और घर के लोगों का अच्छे से ध्यान रख रही थी। भले ये फैमिली एक लंबे वक्त के लिए अलग अलग हो गए थे, पर काफी वक्त बाद जाकर ये घर और परिवार अब फिर से रूडियस को अपना सा लगने लगता है। फिर वो सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। मैजिक यूनिवर्सिटी में चहल पहल थी। सिल्फी और रूडियस अपनी पढ़ाई करने लौटते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ रॉक्सी भी होती है। सिल्फी पूछती है, क्या तुमने रॉक्सी को सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया? रूडियस कहता है, हाँ, जब मैंने रॉक्सी को यहाँ के प्रोफेसर के लिए रिकमेंड किया, मैंने उसे सबसे मिलवा दिया था। सभी मेरी मास्टर से मिलके काफी खुश हुए थे। जिस पर रॉक्सी कहती है, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे सबसे मिलवाया, लेकिन तुमने मुझे अपनी मास्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया, ना कि वाइफ। ये सुन के सिल्फी रूडी को डांट लगा देती है। रूडियस भी दुखी होता हुआ कहता है, माफ करना स्वीट हार्ट, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सिल्फी भी उसके पास आ जाती है। वो उसे हक करते हुए कहता है, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ सिल्फी। फिर रूडियस चिल्लाता है, मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। ये करके तो वो पूरे क्राउड का मेन अट्रैक्शन बन चुका था। नॉर्न को तो ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। नॉर्न भी अपनी क्लासेस की ओर जाती है। उसके जाने के बाद रॉक्सी कहती है, नॉर्न काफी पॉपुलर है ना? वो सभी इस पर सहमत होते हैं। रूडियस सोचता है, मैं खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन पॉपुलर है, लेकिन किसी भी मर्द ने उसके आसपास भटकने की भी कोशिश की तो उसे भुगतना पड़ेगा। रूडियस किसी अजनबी को अपनी बहन ले जाने नहीं दे सकता। उसे अपने डैड याद आते हैं। अगले सीन में हम रूडियस और रॉक्सी को यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर के सामने देखते हैं, जो उनका ही इंतजार कर रहा था। वो रूडियस को पढ़ाई कंटिन्यू करने और रॉक्सी को मिली जॉब की बधाई देता है। रॉक्सी उसे मास्टर कहती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। रॉक्सी बताती है कि वो पुराने बिहेवियर को लेकर थोड़ी शर्मिंदा है, क्योंकि यंग रॉक्सी काफी एरोगेंट थी। हेडमास्टर प्रोफेसर रॉक्सी का वहाँ पे स्वागत करता है। रूडियस भी अपने क्लासरूम की ओर जाता है। तभी उसे वहाँ पे लिनिया और परसेना मिलती है। परसेना कहती है, बॉस, हमने देखा सुबह सुबह दो स्त्रियों के साथ आपके मजे। पहले आप हमें डम किए, फिर एक दूसरी शादी भी कर ली। आप थोड़े तो खिलाड़ी हो बॉस। जिसके बाद परसेना लिनिया से कहती है, सुनना, इस साल ग्रेजुएट होके हम भी लौंडे पटाएंगे। लिनिया बोलती है, हाँ यार, कम से कम एक तो पटा ही लेंगे और तभी घर लौटेंगे। रूडियस सोचता है, मेरे दोनों हाथों में रसगुल्ले देखकर ये जेलस हो रहे हैं। तभी वहाँ पे ज़नोबा और मंडली आती है, जो रूडियस को देख के काफी खुश होकर ग्रीट करता है। रूडियस बताता है कि अब वो फिर से साथ में रिसर्च कर पाएंगे, पर ज़नोबा को पहले कुछ दिखाना था। यह उसके पिछले 6 महीनों की रिसर्च का फल था। रूडियस बोलता है कि वो बाद में देखेगा। फिर उसकी नजर नाना होशी पर जाती है, जिसकी तबीयत खराब लग रही थी, पर वो रूडियस को कहती है, मैं ठीक हूँ। खैर, तुम्हें यहाँ देखकर मैं मान लेती हूँ कि तुम अगले कुछ टाइम तक यहीं रहोगे, है ना? तो हम रिसर्च वापस कंटिन्यू कर सकते हैं।
तभी उसे ढूंढता हुआ सीनियर क्लिफ वहां आता है। रूडियस, तुम लीसे के साथ लौटे पर मुझसे नहीं मिले, इस पर मैं क्या समझूं? रूडियस बताता है कि वो तो लौटा था, बट क्लिफ उस वक्त एलिना लीसे के साथ लगा हुआ था, जिस पर क्लिफ शर्मा जाता है, पर फिर से बोलता है, भाई लेकिन जब तेरी बेबी हुई तब भी तू नहीं आया यार, मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? वेल, रूडियस ऐसा कर तो रहा था क्योंकि क्लिफ मिलिस चर्च का मेंबर है, जिसमें पलीगमी यानी कि मल्टीपल पार्टनर्स रखना अलाउड नहीं है, और रूडी ने रॉक्सी से दूसरी शादी भी कर ली थी। पर यह बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं, क्योंकि क्लास शुरू होते ही हेडमास्टर अपने साथ रॉक्सी को लाता है। प्रोफेसर रॉक्सी कहती है, मैं हूँ रॉक्सी मिगर्डिया ग्रेरैट, रनोआ यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर और आपकी होम रूम टीचर। आप में से काफी मुझे पहले से जानते होंगे। मैं वहाँ बैठे रूडियस ग्रेरैट की दूसरी पत्नी हूँ, पर क्लास में हमारा व्यवहार कम्प्लीटली एकेडमिक होगा। इस दौरान रूडियस के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और नीचे बैठा क्लिफ उसे एक नॉटी लुक देता है। तो इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे? एक सेकंड वाइफ, हाँ? रूडियस क्लिफ के शरण में झुका था। क्लिफ उसे फेथफुल न रहने के कारण काफी कुछ सुनाता है। हालांकि रिलीजन अलग होने पर वो अपनी चीजें उस पे नहीं थोपता, इसीलिए क्लिफ रूडियस की दूसरी शादी को भी ब्लेस करता है। जिसके बाद क्लिफ बोलता है, मैं तुम्हारी बहन नॉर्न से टाउन चर्च में काफी बार मिल चुका हूँ। वो बताती है उसे भी किसी दिन तुम्हारी और सेल्फी की तरह एक हैप्पी मैरिज चाहिए। रूडियस बताता है कि नॉर्न दूसरी शादी के डिसीजन से खुश नहीं थी। क्लिफ को ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नॉर्न हर रोज अपने भाई और डैड की कुशल वापसी के लिए प्रे करती थी। उसका लौटना एक हैप्पी ओकेशन होना चाहिए था, पर अपने डैड को खोने के बाद उसके पास बस अपना भाई है। क्लिफ कहता है कि बहुत सी शादियां करना अच्छी बात नहीं है। रूडियस ये समझता है और नॉर्न का ध्यान रखने के लिए क्लिफ को शुक्रिया कहता है। तभी वहां ज़नोबा आता है और उन्हें रोकता है। क्लिफ रूडियस को फॉरगिवनेस की क्लीन चिट देता है और मिलिस के नाम पर उसको ब्लेस करता है। फिर रूडियस के उठने पर वो उसके कटे हाथ को देखता है। एलिना लीसे ने बताया, जिससे तुम अपने हाथ गवा दो वो काफी खतरनाक रहा होगा। रूडियस बताता है कि वो हाइड्रा मैजिक से इम्यून था। वो लड़ाई जीते जरूर, बट इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तभी मौके की नजाकत देखकर ज़नोबा उसे एक ग्लब पेश करता है। यही उनके रिसर्च का फल था। ज़नोबा ये ग्लब रूडियस के बाएं कलाई पर लगाता है। वेल, ये काफी लचीला होता है और रूडियस को लगता है कि ये सरक कर गिर जाएगा। फिर ज़नोबा के कहने पर रूडियस उसके बताए इनकेंटेशन को करता है, अर्थ बिकम माई हैंड। उसके कंधे से एक सेंसेशन निकलती है और उस क्लब के हर कोने में फैल जाती है। अब रूडियस वहां पर एक हथेली महसूस कर पा रहा था। क्लिफ उसे हैंडशेक ऑफर करता है। रूडियस को ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक लग रहा होता है। ज़नोबा बताता है कि उसी ऑटोमेशन डॉल के ऊपर किए रिसर्च से मिला रिजल्ट है। क्लिफ कहता है कि इस ग्लव के हाथ की पावर भी रेगुलेट कर सकता है, जिसके बाद रूडियस और माना यूज करता है और क्लिफ की हथेली चटका देता है। रूडियस पूछता है क्या इस हाथ से मैजिक किया जा सकता है, जिस पर ज़नोबा बोलता है कि क्यों ना टेस्ट ही कर लिया जाए। कैंपस में स्टूडेंट्स इकट्ठा थे जो अचानक वहां होती एक अनयूजुअल चीज को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें लगता है फिर से कोई डोल होगा। वेल, मैदान के बीचों बीच ज़नोबा एक लकड़ी के बने टारगेट बोर्ड को प्लांट करता है। जूली इशारा करके बताती है कि रेडी हो गया और वहां से एक निश्चित दूरी पे खड़ा रूडियस भी तैयार होता है। वो अपने प्रोस्थेटिक हैंड को आगे बढ़ाता है और एक स्टोन को कंजर करता है। अगले ही पल वो बुलेट की तरह जाकर बुल्सआई हिट करता है। रूडियस इस हाथ से मिली सफलता पर खुश हो जाता है और फिर हवा में उड़ते वुडलॉक को बार बार मैजिक से चीजें बनाकर तब तक हिट करता है जब तक उसके चीथड़े नहीं उड़ जाते। सभी काफी इंप्रेस होते हैं। ज़नोबा अपने मास्टर की कुशलता पर काफी खुश होता है। रूडियस कहता है ये कमाल का इन्वेंशन है। ज़नोबा शुक्रिया कहता हुआ ये हाथ रूडियस को ही रखने को कहता है, क्योंकि क्लिफ और ज़नोबा का बनाया ये बस एक प्रोटोटाइप था। फिर अब रूडियस के भी आ जाने से वो काफी तेजी से ऐसे और भी ग्लव्स बना पाएंगे। रूडियस कहता है वैसे तुम लोगों ने इस इन्वेंशन का कोई नाम सोचा? वेल, ज़नोबा और क्लिफ दोनों ही नाम सोचने के मामले में काफी कच्चे होते हैं, इसीलिए क्लिफ सजेस्ट करता है कि रूडियस ही उनके लिए कोई अच्छा सा नाम सोचते हैं। वो इंसिस्ट करते हैं कि इसमें रूडियस का भी नाम होना चाहिए, पर रूडियस कहता है कोई नहीं, वैसे भी मैंने इसमें कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया, ये तुम लोगों की मेहनत है। शाम ढल जाती है। आयशा एक एनिमल को फीड कर रही होती है। तभी वो स्कूल से आते रूडियस की ओर देखकर उसकी ओर दौड़ती है। वेलकम बैक भैया, पहले आप डिनर करना चाहेंगे, नहाना चाहेंगे या फिर मुझे चाहेंगे? रूडियस उसके मजे लेता हुआ उसे गुदगुदी करने लगता है। आयशा उसके दोनों हाथ नोटिस करती है। रात को रॉक्सी भी उस हाथ को ध्यान से देख रही होती है। रूडियस बताता है कि अब वो दोनों हाथों से एंजॉय करेगा। नॉर्न फिर से एम्बैरेस हो जाती है। बाद में आयशा और लिलिया वहां पे डिनर लेके आती है। डिनर पे बैठा रूडियस पुराने ख्यालों में डूब जाता है। उसके मन में इस हंसते खेलते परिवार को सेफ रखने का एक पक्का इरादा होता है। फिर जब सब सो जाते हैं तब रूडियस एक कमरे में जाकर एक बॉक्स ओपन करता है और रॉक्सी की उस चमत्कारी पैंटी के सामने प्रे करता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पॉल की पार्टी सुबह सुबह पीकर भंड है और वो पॉल के कब्र पे उसे याद कर रहे होते हैं। गीज बोलता है मुझे लगा था तुम सबसे आखिर में मरोगे,
हालांकि तलहैंड को लगता है कि शायद पॉल खुश ही होगा क्योंकि आखिरकार वो अपने बेटे को बचाते हुए मरा है। एलिना ली से याद दिलाती है जेनिथ की हालत बहुत खराब है, जिस पर गीस कहता है कि वो मरने से तो बेहतर ही है। फिर तलहैंड बोलता है जेनिथ अपने परिवार के बीच में जरूर खुश होगी, उसका बेटा काफी लायक है। तभी वहां पे रूडियस रॉक्सी के साथ आता है। वो उनके पैक्ड बैग्स को देखकर समझ जाता है कि वो अब जाने वाले हैं। गीस कहता है सनपाई, क्या आप अभी से ही हमें मिस करने लगे? अब हमें भी जाना चाहिए, वेरा और शेरा तो जा भी चुके हैं। एलिना ली से कहती है तुम लोग मेरी शादी में नहीं आओगे? तलहैंड कहता है एक बाजारू इल्फ की शादी में शरीफों का क्या काम? इसे सुनकर एलिना ली से भड़क जाती है और रॉक्सी आकर उन्हें शांत करती है। गीस रूडियस को डंजन रेड की लूट में से उसका कट देता है। ये काफी ज्यादा था क्योंकि इसमें रूडियस के साथ साथ पॉल का भी हिस्सा था, प्लस सभी पार्टी मेंबर्स ने उसे अपना ट्रिब्यूट भी दिया था। रूडियस मना करने लगता है बट देन गीस कहता है इसे रख लो, अब तुम्हें अपनी फैमिली का ध्यान भी रखना है। तलहैंड और गीस विदा लेते हैं। उगते सूरज के साथ दिन गहरा होने लगता है और जिंदगी सड़कों पे निकलने लगती है। एलिना लीसे और रॉक्सी भी अपने काम पे निकलती है। रूडियस ने शहर में काफी पहचान बना ली थी। रूडियस उस हाइड्रा के स्केल्स को ध्यान से देखता हुआ अपने घर की ओर बढ़ता है। सभी उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। दरवाजे की खनक से आयशा का पैट उठता है और लॉन में पौधे लगाती हुई आयशा रूडियस को ग्रीट करती है। आयशा बताती है कि रूडियस के निकलते ही सिल्फी भी अपने काम पे चली गई थी। रूडियस सोचता है काम? देखा जाए तो मैं एक बेरोजगार पति हूँ जो अपनी बीवियों की कमाई खाता है। तभी रूडियस आयशा के साथ जेनिथ को देखकर कहता है आयशा, मॉम कब से ये करने लगी? आयशा बताती है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लिलिया मना करती है लेकिन जेनिथ फिर भी आयशा की गार्डनिंग में हेल्प करती है, जिसे सुनकर रूडियस को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। उन दिनों भी जेनिथ अपने गार्डन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थी। वो रॉक्सी को डांट रही होती है, रॉक्सी तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मेरे प्लांट्स ही मिले? वेल रूडियस को ये ठीक ही लगता है क्योंकि इससे शायद जेनिथ की मेमोरीज लौट सके। रूडियस बैठकर आयशा से कहता है आयशा, मेरी माँ तुम्हारी भी माँ है, तुम उन्हें मॉम कह सकती हो। पर आयशा कहती है नहीं, मेरी मॉम ने कहा है कि लेडी जेनिथ को लेडीशिप कहकर ही पुकारूं। रूडियस आर्ग्यू नहीं करना चाहता था क्योंकि कोई किसी को किसी भी नाम से बुलाए, मैटर बस ये करता है कि वो दिल से फैमिली है। आयशा रूडियस को बाद में उसके कमरे में आने को कहती है क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है। रूडियस लूसी को हंसाने के लिए अजीबोगरीब चेहरे बनाने लगता है जो बिल्कुल नहीं हंसती। शीशा पोंछती हुई लिलिया कहती है ये देखकर मुझे आपके बचपन की याद आती है, पॉल भी आपको हंसाने के लिए ऐसा ही किया करते थे। तभी उन्हें अंदर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सतर्क होकर रूडियस अंदर जाता है और पूरे घर को एनालाइज करने लगता है। यह आवाज आयशा के कमरे से आ रही होती है। तभी एक अनयूजुअल एनर्जी सेंस करके वो आगे बढ़ता है। दरअसल ये एनर्जी एक ट्रिएंट से आ रही होती है जो कि एक प्लांट बेस्ड मॉन्स्टर होता है। सीन शिफ्ट होता है। लिलिया और जेनिथ लूसी को संभाल रही होती है जबकि रूडियस आयशा को डांट रहा होता है। आयशा कहती है मैं आपको यही दिखाना चाहती थी, बस ये आपको पहले मिल गया। रूडियस अपने मन में कहता है ट्रिएंट इस वर्ल्ड में सबसे कॉमन मॉन्स्टर है, जैसे आरपीजी गेम्स में स्लाइम्स होते हैं। रूडियस के आगे पूछने पर आयशा बताती है पहले ये ट्रिएंट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था बट देन उसने उसमें थोड़ा बाथ वाटर डाला और वो प्लांट ट्रिएंट बन गया। रूडियस सोचता है सिल्फी और आयशा के पसीने से मिक्स्ड बाथ वाटर, तभी इसमें ये टेंटिकल्स आए होंगे। घंटा ऐसा होगा। रूडियस को इससे पीछा छुड़ाना ही सही लगता है, इसीलिए वो इसे जलाने का डिसाइड करता है बट आयशा इसका विरोध करती है। उसने काफी मेहनत से इसे उगाया था। आयशा रूडियस को हक करते हुए रिक्वेस्ट करती है कि वो इसका ध्यान रखेगी, लेकिन ये क्यूट एक्ट रूडियस को कन्विंस नहीं कर पाता। आयशा दिखाती है कि ये ट्रिएंट उसकी सुन रहा होता है और जब रूडियस का आंसर फिर भी ना ही होता है तो वो अपना आखिरी दांव खेलती है। ठीक है, फिर मैं भाभीियों को बता दूंगी आपके छुपे हुए कमरे और बक्से में क्या है। रूडियस की सांस अटक जाती है। क्या ये रॉक्सी के पवित्र पैंटी स्थान के बारे में बात कर रही है? अब मैं क्या करूं, कौन सा दांव खेलूं? वेल आयशा का ये ब्लैकमेल काफी बढ़िया काम करता है। रूडियस अपनी गॉडेस को याद करता ही है कि तभी वो वहां आ जाती है। रॉक्सी कहती है मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया, खैर मैं स्कूल गई थी बट मैं कुछ सामान भूल गई। आयशा मुस्कुराते हुए सच बोलने वाली होती है कि तभी रूडियस उसका मुंह दबा देता है। अचानक से फैली शांति में रॉक्सी वहां पर मौजूद ट्रिएंट को नोटिस करती है। रूडियस के विपरीत रॉक्सी को ये प्लांट का रखना अजीब और खतरनाक नहीं लगता। ट्रिएंट अपने मास्टर्स को पहचानते हैं, ये गुड सर्वेंट्स होते हैं। मिगर्ड भी इन्हें अपने गार्डन की देखभाल में यूज करते हैं। तभी ये बात रूडियस को भी याद आती है। वो आयशा को ट्रिएंट रखने के लिए अलाउ कर देता है। आयशा काफी समझदार होती है, वो रूडियस का सीक्रेट नहीं बताती और जाकर रॉक्सी को गले लगा लेती है। इस दिन के बाद से वो बिट नाम का ट्रिएंट उनका फैमिली पेट बन गया था। जर्नल में ये लिखते हुए रूडियस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आयशा ने उसका डिवाइन सीक्रेट देख लिया। बगल में क्लिफ फिर से एक बैरियर सिजिल को जला देता है। ये तो बैरियर्स के साथ साधारण स्पेल्स को भी कैंसिल कर दे रहा है। हमें और स्टडी करनी होगी।
हाइड्रा स्केल्स को देखता हुआ रूडियस सोचता है, गीस से मिले ये हाइड्रा स्केल्स असल में एब्जॉर्प्टिव मानाटाइट्स है। ये माना की बनी चीजें तुरंत तोड़ देती है। वो एक कमाल का मॉन्स्टर था, उसे हराने के लिए कमाल की कुर्बानी भी देनी पड़ी। कमर स्ट्रेच करता हुआ क्लिफ अनाउंस करता है कि आज के लिए इतना काफी है, लेकिन रूडियस जानता था कि उन्हें चीजें जल्दी करनी होगी क्योंकि उसके परिवार में कभी भी खतरा मंडरा सकता है। वो और किसी को नहीं खोना चाहता। तभी वहां पे जूली और ज़नोबा आता है। क्लिफ कहता है, पहले ही कहा था कि आज हमें मानाटाइट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ज़नोबा कहता है, माफ करना, मैं अपनी ही रिसर्च में इतना डूब गया कि ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। और फिर ज़नोबा एक्साइटेड होकर ऑटोमेटन्स पे अपने रिसर्च की तारीफ करने लगता है। जूली रूडियस के पास जाकर उसे अपना बनाया एक फिगरीन देती है जो कि रुईजेट का था। ये कमाल का होता है। ज़नोबा तुरंत जूली की कारीगरी की तारीफ करने लगता है। मास्टर, मेरी माने तो जूली की बनाई ये मूर्ति बिल्कुल आपके लेवल की है। रूडियस भी एग्री करता है और जूली ज़नोबा को गले लगा लेती है। जूली की हर रोज की ये मेहनत रंग लाई थी। रूडियस उसकी और भी कलाकारी देखना चाहता था, जिसके बाद रूडियस उन सबको अपने यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैं तुम सबको लूसी से मिलवाना चाहता हूँ। ज़नोबा इस ऑफर को इज्जत से स्वीकारता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। क्लिफ कहता है, क्या तुम और टेस्ट करना चाहते हो? जिस पर रूडियस कहता है, नहीं, आज के लिए काफी है, लेकिन तुम्हारी मदद कल और आगे फ्यूचर में भी चाहिए। क्लिफ मुस्कुराकर कहता है, वेल, जब भी तुम बोलो। शाम होती है, वो सब लूसी से मिलने आए होते हैं। लजीज डिनर पे बैठकर रूडियस अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा होता है। मैं मानाटाइट पर स्टडी कर रहा हूँ और सुपर्ट्स के नाम पे लगी लांछन को भी मिटाने के रास्ते पर हूँ। मेरी फैमिली भी काफी अच्छी है। इसका मतलब है अब मुझे अगला कदम उठाना होगा। अगले दिन हम रूडियस को रॉक्सी के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं। वो उसे किसी चीज के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है, प्लीज बस एक बार, अरे तुम्हें भी मजा आएगा। वेल, उसकी डेस्परेशन देखकर सभी स्टूडेंट्स उसे एक हफ्सी दरिंदा समझते हैं। तभी वहां पे स्टूडेंट काउंसिल से फिट्स और ल्यूक आता है। रूडियस, हमें खबर मिली है कि तुम एक फीमेल स्टूडेंट को असॉल्ट कर रहे हो। ल्यूक इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो ये मैटर फिट्स के हाथों में छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रॉक्सी जमीन पे बैठी होती है। फिट्स यानी कि सिल्फी कहती है, रूडी, वो भले तुम्हारी बीवी है, पर कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है। उसका मूड नहीं होगा। मतलब रॉक्सी बेहतर है, पर तुम्हारे पास मैं भी हूँ। सिल्फी के फूले गाल को देखकर रूडियस उसे पोक करता है। वो हंसकर कहता है, सिल्फी, क्या तुम जेलस हो? वो उसे हक कर लेता है। डोंट वरी सिल्फी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिल्फी कहती है, क्या तुम चाहते हो हम तीनों एक साथ? जिस पर रूडियस कहता है, हाँ, रॉक्सी हम दोनों को ये सिखा देगी। सिल्फी समझ पाती उससे पहले ही रूडियस कहता है, मैंने रॉक्सी से कहा कि क्या वो हमें किंग क्लास वाटर मैजिक सिखाएगी। वेल, वो थ्रीसम की बात नहीं कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। एक ब्लैक स्टेलियन घोड़े पे बैठे हुए वो थ्रपल सुंदर खेतों से होकर गुजरते हैं। रॉक्सी उस घोड़े की तारीफ करते हुए पूछती है, सिल्फी, क्या तुम्हें भी घोड़े पसंद है? जिस पर सिल्फी बताती है कि कुछ खास नहीं, उसने बस असुरा रॉयल पैलेस में काफी अच्छे घोड़े देखे थे। गुजरते हुए रूडियस उन्हें अपने फैमिली घोड़े की याद दिलाता है, पॉल का वो घोड़ा जिस पर रॉक्सी ने भी सवारी करी थी। ये एरिया रूडियस को अपने बचपन के घर और बुएना विलेज की याद दिला रहा था। उसकी बीवियां भी इस पर सहमत होती है। घोड़े को सिक्योर करके रॉक्सी अपना स्टेंस लेती है। वो किंग क्लास वाटर मैजिक परफॉर्म करने जा रही थी। आगे बढ़कर गहरी सांस छोड़कर कहती है, वाटर और लाइटनिंग के महान आत्मा, अपनी बिजली स्वर्ग से उतारिए, अपने हथौड़े से प्रहार कीजिए। जबकि वहां पे बहुत ही हल्के बादल थे, फिर भी वहां बारिश होने लगती है। रूडियस काफी हैरान होता है। रॉक्सी कहती जाती है, हे स्वर्ग पे राज करने वाले पानी और बिजली के देवता, अपनी डिवाइन ब्लेड से हमारे दुश्मन का नाश कीजिए। लाइटनिंग। कड़कड़ाती हुई बिजली आसमान से उस पेड़ पर गिरती है और कुछ पल बाद रूडियस को वहां बस कुछ तिनके दिखते हैं। रॉक्सी कमजोर होकर गिर पड़ती है। उसे संभालकर रूडियस अपने स्टाफ को लेकर आगे बढ़ता है। रॉक्सी के बताए प्रोसेस को फॉलो करता है और देवताओं का आवाहन करके स्पेल कास्ट करता है। रॉक्सी के धुंधलाती नजरों में रूडियस के बचपन की तस्वीर दिखती है और रूडियस भी बिजली को आसमान से उतार देता है। जब बादल छटते हैं तो रूडियस उनकी ओर देखकर मुस्कुराता है। शाम को लौटते हुए रॉक्सी उसे भी एक किंग क्लास वाटर मैच डिक्लेयर करती है। सिल्फी अपने कई कोशिशों के बाद भी ये नहीं कर पाई थी। सनसेट काफी खूबसूरत था। रॉक्सी कहती है, आजकल मुझे लगता है मानो मैं सपने में जी रही हूँ। पिछले 6 महीने काफी खुशनुमा रहे हैं। रूडियस से शादी, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर। तुम भले ही मुझे अपनी सौतन समझो सिल्फी, पर मैं खुश हूँ कि हम तीनों साथ हैं। सिल्फी बोलती है, तुम मेरी सौतन नहीं हो। अगर मैं रूडी के लिए लड़ी तो तुमसे हार जाऊंगी। ये सुनते ही दर्द के मारे रूडियस का दिल छलनी होने लगता है। उसे रॉक्सी और सिल्फी दोनों की ही जरूरत है। वो अपनी बीवियों को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा।